दूसरा डॉक्टर साहब जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, पीएमओज, अब इसका नया नाम आ गया। बट मैं तो अभी पीसीओ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इतनी मुश्किल से तो पीसीओ का पता चला है फीमेल को। अब मैं एक और टर्म बोलने लग जाए तो हमारा मकसद तो यही है, हम अवेयरनेस करें। और पीसीओ की तो जितनी अवेयरनेस करें कम है। लेकिन मैं आई एम रियली सरप्राइज कि आपको पता है, आप भी बात कर रहे होंगे, सब डॉक्टर बात कर रहे हैं, तब भी पीसीओ कंट्रोल नहीं हो रहा। लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आती कि मुझे है या नहीं है, वो इसी कंफ्यूजन। अच्छा, लोगों को पता भी है, हर फीमेल कह रही है मुझे पीसीओ है, लेकिन कंट्रोल क्यों नहीं है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबकी अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कंट्रोल नहीं कर पा रहे पीसीओ को। और वो एक ऐसी चीज़ है, कंट्रोल करो तो मैं देखती हूँ पेशेंट को, अगर मैं 3 to 6 मंथ में पीसीओ को अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, दे कंसीव देमसेल्फ, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा उन्हें टाइम देना पड़ता है कि उनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने में, और पूरी फैमिली को साथ लेके चले ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप एक सिर्फ फीमेल को एडवाइस कर रहे हैं ना कुछ, मैंने देखा है अगर हस्बैंड जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, अब घर का माहौल है ना, घर में अगर पिज़्ज़े आ रहे हैं, घर में अगर कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं और सब अनहाइजेनिक खा रहे हैं, या अनहाइजेनिक करने की बात नहीं है, लेकिन जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी तो है ना, अनहेल्दी तो। अब उस बेचारी का क्या कसूर है? लाइक मेरे और आपके सामने भी सब घर वाले खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, अब ऐसे तो नहीं कि छोड़ देंगे। तो इसीलिए पूरी फैमिली को कंट्रोल करना है, और उन्हें ये पता होना चाहिए फैमिली को कि हर बच्चा आने वाला, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो इन सारी चीज़ों से सफ़र करेगा, इनफर्टिलिटी से और बाकी शुगर और बहुत सारी डिजीज होंगी अगर ये जंक फूड बीमारी आती है तो वो 8-10 को दावत देके आती है। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल और पता नहीं क्या क्या, वेट, ओबेसिटी आएगी। तो मेरा ख्याल है ये पूरी फैमिली की एजुकेशन पीसीओ से रिलेटेड होनी चाहिए कि भाई उसने नहीं खाना तो आप लोग भी नहीं खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पीसीओ फैमिली में किसी मदर को है, यस, अगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज ना किया तो क्या उसके बच्चों में भी कन्वर्ट हो सकता है? पीसीओ का डेफिनेटली पैटर्न है। हमारी टेंडेंसी एशियन पॉपुलेशन में जेनेटिक भी है, इसीलिए हमने जब ये प्रोसेस फूड ली है पिछले 5-10 सालों में, पहले थी लेकिन हम इतना ये जंक फूड नहीं खा रहे थे तो ओके था, इतना इजीली अवेलेबल भी नहीं थी चीजें, डिलीवरी नहीं थी और बाकी सारी सर्च कह रहे हैं ये इजीली एक फोन पे जो रात को आ जाता है, 24/7 ओपन है। बिल्कुल, इसका इफेक्ट आ रहा है कि स्पेशली अवेलेबिलिटी की वजह से हर घर में अब जंक फूड की वजह से पीसीओ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बट जेनेटिक को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो जीन का है, लेकिन ये घर जो का माहौल वैसा होगा सुपर एडिड चीजें हैं उनको कंट्रोल करके। लेकिन लोगों की मदर को है पीसीओ, लेकिन उनके भी 4 बेबीज हैं, 3 बेबीज हैं, और उनको भी कंट्रोल है। शुगर, ब्लड प्रेशर, जो लॉन्ग टर्म पीसीओ का इफेक्ट है वो आपने देखा होगा हमारे हैं, लाइक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल और वो सब कुछ हार्ट का। लेकिन इतनी जल्दी इफेक्ट जो है इनफर्टिलिटी के वो नहीं थे पहले, आज से 10-15 साल पहले नहीं थे। अब ये ऐड जो हमारा लाइफस्टाइल हुआ है उसने एडिशन कर दिया है, ठीक है, और सिम्टम्स के। अच्छा डॉक्टर साहब, आज की जो जदीद साइंस है जी जी, ये बेऔलादी के मसाइल को कैसे ख़त्म कर सकती है? जी, जदीद साइंस ने तो इसमें कोई शक नहीं, एक ब्लेसिंग है, एक वैल्यूएबल प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, और ये अल्लाह ताला ने बहुत बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ, एक हमें थैंक्स करना चाहिए इन सब का कि जो प्रोसीजर हैं जो लेके आए हैं, जस्ट लाइक आईवीएफ है, इसने तो जिंदगी लाइक जिन जो उम्मीद नहीं हो सकती, मायूसी को ख़त्म किया है, जिनकी ट्यूब्स बिल्कुल बंद है, जिनके हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत कम हैं या इवन ज़ीरो भी हैं कुछ केसेस में, उन्हें भी अल्लाह ताला ने मौका दिया। और ये मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ही इंसान को इतनी अक्ल दी है, और उसके बाद अल्लाह इंसान ने इतनी तरक्की की है, चले जाएं तो बेऔलादी बस बेऔलादी ही रहती है। एग्जैक्टली। और इसीलिए जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है आईवीएफ के लिए और कहता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहती हूँ कि आपकी आंख खराब है या आपका लीवर या कुछ भी, तो आप फिर अल्लाह पे छोड़ दो, उसका भी इलाज ना करो, दुनिया नहीं देखो, आई साइड का ग्लासेस ना लगाओ। इट जस्ट लाइक डैट कि अगर आपका कोई इलाज अब दुनिया में एक जदीद बन गया है तो व्हाई नॉट यू जस्ट ट्राई फॉर डैट। जैसे पहले लोग ग्लासेस लगाते थे, ऐनक लगाते थे, अब तो ऐसे दौर आ गया ऐनक भी उतर जाती है। ऐनक भी, लेज़र भी, तो अब लेज़र भी क्या कोई है कि नहीं करनी चाहिए? तो हर चीज़ के है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, जदीद तरीके आते जा रहे हैं, उनको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि फीमेल मेल दोनों के पास टाइम लिमिट है। अगर आप सोचते रहेंगे ये इलाज नहीं करवाएंगे, तो कल को जब 1-2 साल बाद आप करवाना चाहेंगे तो फिर डॉक्टर कहेंगे सॉरी अभी आपका पॉसिबल नहीं है, तो आपको डिसीजन भी कभी जल्दी लेने पड़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, आईवीएफ की अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या हो सकता है?
आईवीएफ की कॉम्प्लिकेशन आप एक्चुअली ऐसी नहीं है जिस पे इतनी ज़्यादा बात की जाए। हमारे पास मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, अच्छे बेबीज़ हैं और उनका IQ लेवल इतना ज़्यादा है कि मैं ये सोचती हूँ वो जब मेरी क्लिनिक में आते हैं तो आंटी आंटी करके इतने क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इट्स अमेजिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई अभी तक कोई ऐसी मेडिकल का इशू उनमें लगता है। और जहाँ तक फ़ीमेल के लिए जब वो आईवीएफ में जाती हैं तो मैं ये कहूँगी कि अगर फ़ीमेल आईवीएफ में जा रही हैं तो पूरी फैमिली कोऑपरेट करे, या फिर वो अकेले खुद से करवा लें, वो पूरी फैमिली को इन्वॉल्व ना करें। उससे क्या होता है कि उन पर स्ट्रेस बढ़ता है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, और वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आईवीएफ के ऐसे मेंटल हेल्थ इशू, स्ट्रेस और नींद की डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, तो उसे ज़रूर कंट्रोल करें। जैसे एक हाइपर स्टिमुलेशन है, अब ऐसे हाइपर स्टिमुलेशन यानी हम ओवरीज को जो इंजेक्शन देते हैं, हम लाइक इंट्रामस्कुलर लगाते हैं कि जी अंडों का साइज़ बढ़े, ये वो पहले उसकी वजह से हाइपर स्टिमुलेशन होती थी, बट लेकिन अब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं, इतनी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, अब कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसकी वजह से परेशानी हो। हाँ, मैंने देखा है इंजेक्शन लगाना डिस्टर्बेंस है, उन्हें काउंट करना कि कितने अंडे निकले और कितने बेबीज़ बने, कितने चांसेस हैं। इसे अगर स्मूथली काउंसलिंग के साथ किया जाए तो मेरा ख्याल है ये भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं IVF और ICSI को देखूं तो एक ब्लेसिंग है और उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिस पे हम कहें कि जी ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो। डॉक्टर साहब, AMH ये क्या है और ये इस टेस्ट को क्यों करवाया जाता है? एक्चुअली एंटी मुलेरिन हार्मोन इसे बोलते हैं। जो अंडेदानी में जो ओवेरियन रिजर्व होता है, जो अंडे होते हैं वो जब बच्ची पैदा होती हैं उसे ख़ास मकदार में मिलते हैं, फिर उसके बाद वो एज के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो अब AMH वो एक हार्मोन है जो उन अंडों से निकलता है। तो अगर AMH आपका कम होता जा रहा है, इट्स मीन कि आपके अंडे अब कम होते जा रहे हैं, और ये AMH 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद स्पीडली कम होता चला जाता है। तो AMH के कम होने से हम ये असेस करते हैं, क्योंकि IVF की कामयाबी या फिर फर्टिलिटी का सक्सेस रेट, ये डिफरेंट जो क्राइटेरिया हैं जो हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने चांसेस हैं कामयाबी के, उनमें से एक पैरामीटर है। तो AMH अगर डाउन हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट जल्दी कर लें। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट की शादी हुई है, 35 के बाद हुई है और AMH उनका थोड़ा कम है, तो हम कहेंगे आप चलिए 6 मंथ नेचुरली वेट कर लें और उसके बाद ट्रीटमेंट पर आ जाएँ। और लेकिन AMH के बारे में एक बहुत पहले इसे बहुत अथेंटिक माना जाता था, लेकिन अब जो हमारी ऑब्जर्वेशन भी है और अब तो एविडेंस प्रूव हो गया है कि ये AMH एक हार्मोन तो है लेकिन टेम्प्रेरी भी इफेक्ट्स हैं इस पर। फॉर एग्जांपल बॉडी में विटामिन D की कमी है, आपका थोड़ा सा AMH डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने अंडे बनाने वाली दवाइयाँ ली हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन ली हैं, उससे AMH डाउन होगा। तो मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, हमारा AMH डाउन है, तो मैं कहती हूँ नहीं, आपने ये मेडिसिन ली हैं, आप इनको 3 मंथ्स के लिए स्टॉप कर दें, और अगर ये टेम्प्रेरी इसका अफेक्ट है तो वो 3 मंथ्स में आपका ये इम्प्रूव हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट कर सकेंगे कि अकॉर्डिंग एक्चुअली रियल AMH हमें पता चल जाएगा। लेकिन AMH के अलावा भी आपके जो ओवेरियन रिजर्व है या आप कह लें एग बैंक है फीमेल का, बहुत और भी है जिसे हम असेस कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, स्कैन पर भी देख सकते हैं और भी ब्लड टेस्ट भी असेस कर सकते हैं। ठीक जी।